चलो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखे थे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। इसका फॉर्मूला डिराइव किए थे। डेल टी एफ वॉज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दैट वॉज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ऐसा कुछ था फॉर्मूला, के एफ इंटू एम, जहां पे के एफ था आपका मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, एम वाज द मोलालिटी। फिर यहीं पे हमने मोलालिटी का वैल्यू पुट किया था, तो डेल टी एफ कितना आ रहा था, के एफ मोलालिटी की जगह आ जाएगा N2 अपॉन W1 ऊपर 1000 मल्टीप्लाइड, राइट। आफ्टर दैट के एफ N2 की जगह W2 अपॉन M2, नीचे W1 है और ऊपर 1000। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर डेल टी एफ, और M2 को यहां रख लो तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा M2 के लिए, राइट। डेल टी एफ इंटू W1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर M2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर TF। इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन में मोलालिटी दी हुई है तो अपन को ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। ये मोलालिटी को ही तो अपन ने ब्रेक किया है ना। मोलालिटी की जगह ये लिखे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे ब्रेक किए, फाइनली M2 का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो अपन ने तीनों प्रॉपर्टी देखी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। इन तीनों से हमने M2 का फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, दैट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से, ठीक है। पहले मैंने ऑस्मोसिस समझाया था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस मींस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं कहां से कहां तक, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से वो वहां जाएगा जहां पे सॉल्वेंट कम है, हायर टू लोअर। पर यहां डेफिनेशन खत्म नहीं होती है, क्या आएगा आगे, क्या आएगा, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल की होती है ना, हमारा जो सेल होता है उसके बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कवर्ड पार्ट, दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को या गैसियस पार्टिकल्स को अंदर बाहर होने देती है, बाकियों को वो स्टॉप करती है, तभी इसका नाम है सेमी परमिएबल। इट विल अलाउ ओनली फ्यू पार्टिकल्स, सेलेक्टेड पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, बाकियों को वो बाहर ही रोकेगी, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है। फिर मैंने इसको एक डायग्राम से समझाया था कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक बीकर है, ठीक है। वहां पे मैंने एक तरफ रखा है सॉल्वेंट और दूसरी तरफ रखा है सॉल्यूशन, और बीच में है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स। ये अपने आप होता है, ये एक पैसिव प्रोसेस है जो अपने आप होगा। एक्टिव प्रोसेसेस को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं अपन। बट पैसिव वाली चीजें अपने आप होंगी, अपने आप सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ मूव होने चलेंगे, इसी को तो ऑस्मोसिस बोलते हैं। सॉल्वेंट यहां ज्यादा है, यहां भी वो सॉल्वेंट है पर यहां पे सॉल्यूशन के फॉर्म में है, यहां पे वो प्योर फॉर्म में है, तो यहां उसकी कंसंट्रेशन हायर है, राइट, और राइट साइड में उसकी कंसंट्रेशन लोअर है, तो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर इसी साइड में सॉल्यूशन के साइड में ऊपर से प्रेशर लगाना चालू कर दूं, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लगा के यहां से प्रेशर अप्लाई करना चालू करूं, तो क्या होगा, ये प्रेशर अप्लाई करके हम करना क्या चाह रहे हैं, यहां के सॉल्वेंट को यहां आने से रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है, जब ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना, तो सॉल्वेंट यहां से यहां आना, मूव होना बंद कर देंगे। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, जब तक आपने कोई प्रेशर नहीं दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। अगर आप यहां पे कोई प्रेशर नहीं दोगे तो पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है ना उस सॉल्यूशन के ऊपर, बट दैट इज नॉट इनफ टू स्टॉप ऑस्मोसिस। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक नहीं सकता, क्योंकि उतना ही प्रेशर इसको भी लग रहा होगा। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर थोड़ी ना, इसके ऊपर भी तो एटमॉस्फेयर है ना। ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर ही प्रेशर लग रहा है, आप लोग के ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा है। जितना प्रेशर मुझ पे लग रहा है एटमॉस्फेयर का, उतना ही आप पे भी लग रहा है 1 atm, राइट। तो उतना तो दोनों पे लग रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर अपन को अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप ऑस्मोसिस। मैंने बताया था ना कि हम प्रेशर यहीं से देंगे, यहां से नहीं देंगे।
एग्जाम्पल बताया था मैंने, किसी को रूम से बाहर करना हो तो हम उसको रूम के अंदर से बाहर धक्का देंगे ना, बाहर से अंदर धक्का थोड़ी ना देंगे। बाहर से अंदर धक्का देंगे तो वो रूम के बाहर थोड़ा, वो तो रूम के और अंदर जाएगा। तो मुझे अगर सॉल्वेंट को यहां आने से रोकना है तो मुझे उसको यहां से धक्का देना पड़ेगा, राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन एरिया, नॉट ऑन द सॉल्वेंट एरिया। एम आई क्लियर? एंड इट इज दैट प्रेशर, ये एक मिनिमम प्रेशर है कि मैक्सिमम प्रेशर है, क्या बोलते हो? मिनिमम बोलेंगे ना, कि कम से कम इतना प्रेशर तो लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। उससे ज्यादा आप दो तो ऑस्मोसिस रुकी जाएगा। इनफैक्ट उससे ज्यादा प्रेशर देंगे तो ऑस्मोसिस उल्टा होना चालू हो जाएगा। कैसे उल्टा होना चालू होगा? अब यहां के सॉल्वेंट यहां मूव करना स्टार्ट कर देंगे अगर मैंने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा दिया तो। पहले नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रहा था, आपने प्रेशर देके उसको रोका, अब अगर और ज्यादा प्रेशर दोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। रिवर्स मतलब the solvent molecule will start moving from its lower concentration to higher concentration, या फिर higher concentrated solution to lower concentrated solution। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। पहला जो मैंने यहां ऊपर लिखा है, सॉल्वेंट यहां ज्यादा है यहां कम है। सॉल्वेंट जहां ज्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन लो होता है सॉल्यूशन का, और जहां सॉल्वेंट कम होता है वहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो आप इसको दोनों फॉर्म में बोल सकते हो ना, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हायर टू लोअर जा रहा है और सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में लोअर टू हायर जा रहा है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में लोअर से हायर जा रहा है, तभी तो रिवर्स ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। कुछ लिखे थे अपन इसमें, कहां तक लिखे थे, क्या लिखे थे? अच्छा, वो कैसे बनती है ना, एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखा था, जहां मैंने आपको बताया था कि एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से हम बना सकते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम वहां से बना सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियली सेलोफेन पेपर था और क्या क्या पार्चमेंट पेपर लिखवाया था मैंने, इन सब चीजों से हम अपनी सेमी परमेबल वॉल बना सकते हैं। यहीं तक हुआ था ना, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं चालू किए थे ना। चलो डेफिनेशन लिखना ऑस्मोटिक प्रेशर की नेक्स्ट पैराग्राफ में। Osmotic pressure may be defined as osmotic pressure may be defined as osmotic pressure may be defined as the minimum excess pressure, the minimum excess pressure, the minimum excess pressure that has to be applied. Osmotic pressure is the minimum excess pressure that has to be applied. कहां? On the solution। कंप्लीट करो आगे। The minimum excess pressure, minimum excess pressure that has to be applied आगे on the solution, on the solution to prevent the entry of, to prevent the entry of, क्या, किसका एंट्री रोक रहे हैं अपन? सॉल्वेंट का एंट्री रोक रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द, prevent the entry of the solvent into the solution। और कुछ लिखेंगे क्या? through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बाकी तो ये पूरा डेफिनेशन उसी का है ऑस्मोसिस का, यहां से लेके यहां तक ये पूरा डेफिनेशन ऑस्मोसिस का ही तो है। प्रिवेंट वर्ड आया है इसलिए टू स्टॉप वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये पूरा ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है। इसको अपन एक लाइन में और भी लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच विल स्टॉप ऑस्मोसिस। वही मतलब है ना, टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन को ही तो ऑस्मोसिस बोल रहे हैं।
ठीक है, तो अपन वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ अ प्रेशर, नेक्स्ट लाइन में, इफ अ प्रेशर, if a pressure, if a pressure higher than the osmotic pressure, if the pressure higher than the osmotic pressure, if the pressure higher than the osmotic pressure, if a pressure higher than the osmotic pressure is applied on the solution, if a pressure higher than the osmotic pressure is applied on the solution, on the solution, the solvent will flow from, the solvent will flow from, the solvent will flow from, the solvent will flow from the solution into the pure solvent. The solvent will flow from the solution to the pure solvent. समझ में आ रहा है? अब सॉल्यूशन के पास जो सॉल्वेंट था ना, वो मूव होकर के सॉल्वेंट की तरफ आना चालू करेगा, into the pure solvent through the semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane. Full stop. This process is called reverse osmosis. This process is called reverse osmosis. This process is called reverse osmosis. ब्रैकेट में RO लिख लेना, मैंने उस दिन बताया था RO, हमारे घरों में जो प्यूरिफायर्स होते हैं RO, है ना, दे वर्क ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस ओनली। ठीक है, तो ब्रैकेट में RO, फुल स्टॉप। इसका एप्लीकेशन भी लिखना नीचे। एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज इन द, an important application, an important application of reverse osmosis is in the, is in the desalination of seawater, is in the desalination of seawater. Desalination मतलब सैलिनेशन का मतलब होता है वही नमक वाला, सलाइन बोलते हैं ना, तो डीसैलिनेशन मतलब रिमूव करना है। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समंदर के पानी में से नमक हटाना है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन करके भी हटा सकते हैं, बट वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, अगेन एक बीकर ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहां पे सी वाटर है इस तरफ, ठीक है, यहां आपका प्योर वाटर है, दिस इज प्योर वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, और यहां पे आपका सी वाटर है। ठीक है, तो दिस इज सी वाटर एंड दिस इज प्योर वाटर, सिंपली वाटर लिख लेता हूं। ठीक है, अब आप प्रेशर अप्लाई करोगे इस तरफ, सॉल्यूशन ये है ना, सॉल्वेंट ये है, तो आप यहां प्रेशर अप्लाई करोगे एंड दैट प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन पाई, वरना सिर्फ ऑस्मोसिस रुकेगा। हमको तो रिवर्स ऑस्मोसिस कराना है ना। अभी जब तक आप ये प्रेशर नहीं लगाओगे ना, तब तक यहां का पानी यहां जाएगा, तो ये तो उल्टा हो रहा है। हम चले थे समंदर के पानी से साफ पानी बनाने, ये तो साफ पानी समंदर का पानी बनता जा रहा है, समझ रहे हो, आया ना। अगर आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो अपने आप क्या प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, यहां से प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव होना स्टार्ट करेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम लगाएंगे प्रेशर सॉल्यूशन के साइड से। ठीक है, एंड दैट प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि वो ऑस्मोसिस रुके भी और रिवर्स ऑस्मोसिस भी हो जाए। तो यहां का सॉल्वेंट यहां मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब यहां का पानी इधर आना चालू करेगा।
तो धीरे धीरे पूरा समंदर का पानी में से सॉल्ट यहीं रह जाएगा और वाटर इधर मूव होके आ जाएगा। इसी को बोलते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो डायग्राम बनाना इस तरीके के, एक में सिर्फ हमको ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाना है और दूसरे में डीसैलिनेशन दिखाना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये तो डीसैलिनेशन वाला हो गया। आप यहाँ पे प्रेशर ग्रेटर देन पाई लिखोगे, ये सी वाटर, ये वाटर, और यहां पे आपका फ्रेश वाटर कलेक्ट होता जाएगा। क्लियर है? ये आरओ दिखा रहा हूं मैं, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाना है तो ऐसा ही फिर से एक कंटेनर बनाएंगे। यहां पे आप सॉल्यूशन रखेंगे और यहां पे सॉल्वेंट रखेंगे और यहां पे प्रेशर इक्वल टू पाई लगाना, बस दैट्स इट। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिखा रहे हैं हम। कंसेप्ट क्लियर है? अब इसका एक फॉर्मूला डिराइव करना है हमको, तो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। दोनों तरफ प्रेशर देखना ना, वहां हम सिर्फ पाई लगाए, यहाँ पे प्रेशर ग्रेटर देन पाई है, वहां ऑस्मोसिस रुका है, यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। लाल पानी रूह अफ़ज़ा बना रहे। हो गया, आगे बढ़े। चलो उसका भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखना। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution is found to be, osmotic pressure of a solution, osmotic pressure of a solution is found to be directly proportional to, is found to be directly proportional to osmotic pressure of a solution is found to be directly proportional to, देखो सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की पढ़ रहे हैं ना अपन। वेपर प्रेशर जो कम हो रहा था आरएलवीपी, वो भी सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर कम हो रहा था एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से। फिर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन का ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। फिर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन का ही फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा था, और ये भी सॉल्यूशंस के साइड में ही प्रेशर लग रहा है। तो एवरी प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस ओनली। चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो पहले पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका कंसंट्रेशंस कैसे निकालते हैं। फिर बनते समय सॉल्युबिलिटी देखते हैं अपन, सॉल्युबिलिटी का फैक्टर्स देखे थे। फिर वेपर प्रेशर देखे थे कि कभी कभार सॉल्यूशंस वेपराइज भी तो होते हैं। आपने सिर्फ सॉल्यूशन बना दिया तो वो सिर्फ ऐसी थोड़ा रहेगा, वो वेपराइज भी होगा, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा, तब जाके अपन राउल्स लॉ पढ़े थे। ठीक है, और फिर ये चार प्रॉपर्टी पढ़ रहे कॉलिगेटर, ये चारों प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसंट्रेशन,
द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, मतलब ये मोलारिटी पे डिपेंड करेगा। अभी तक तीन प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही थी, RLVP, X2 लिखे थे ना, P naught minus PS upon P naught is equals to X2, so that was dependent upon mole fraction. Next दो property was dependent upon molality and the fourth property is dependent upon molarity. ठीक है, तो क्या लिखे, found to be directly proportional to molar concentration of the solution and its temperature, and its temperature, and its temperature. तो ये जो लिखे हैं इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ले लेता हूं मैं, सी मतलब वही मोलारिटी, मोल पर लीटर। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, यही होता है मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो वो सी हो गया। एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। दो फैक्टर लिखे हो ना, ठीक है, दोनों कंबाइन करते तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी, टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन CRT, गैस कांस्टेंट, R इज व्हाट, यस, लिख लो इसको, पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू CRT। नीचे लिखे ना, वेयर R इज, C इज, T, ये सब क्या है, वेयर C इज द मोलार कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, C क्या है, मोलार कंसंट्रेशन है इन मोल पर लीटर, T आपका टेम्परेचर है, ठीक है, एंड R इज द गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसी को याद है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। बाकी यूनिट टू यूनिट इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है, ठीक है, पर जनरली यही वाली वैल्यू हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। डन, यहां तक हो गया सबका। अब इससे ये तो अपना प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हो गया, जैसे अपन ने डेल TF का फॉर्मूला निकाला था, डेल TB का फॉर्मूला निकाला था। अब इसी से अपन M2 का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। M2 मोलार मास ऑफ सोल्यूट, कैसे करूं ब्रेक में इसको, C को लिख सकता हूं N2/V, क्या बोलते हो जल्दी बताओ, C को N2/V लिख सकता हूं, अरे यही तो फॉर्मूला होता है मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ऐसा लिख सकते हैं एवरीवन, आयुष। फिर N2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, W2 अपॉन M2, M1 नहीं M2, सोल्यूट का बात कर रहे हैं ना अपन, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लिखो नीचे, यही वाला लिख लो, C इज इक्वल्स टू N2/V, फिर N2 की जगह W2/M2, ये वैल्यूज को पुट कर दो वहां पे, पाई के साथ पुट कर दो, बस M2 निकाल लो, हो गया। M2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, M2 कितना आ रहा है, W2 RT भी तो आएगा ना, हाँ, W2 RT अपॉन, हाँ, पाई V। अरे करके देखो ऐसे हवा में मत बताओ, ये C की वैल्यू को यहां पुट करो, है ना, और फिर M2 का फॉर्मूला निकालो, आएगा ऐसा, अरे हाँ है ना, W2 RT अपॉन पाई V आ रहा है कि नहीं एवरीवन, ये नोट मत करो डाउन, इसको नोट डाउन नहीं करना ना, लेके आना है, ठीक है, सॉल्व करके। अगेन देखो, प्रॉपर्टी एंड मोलार मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिख रहा है, ये चीज हमने तीनों पिछले तीनों में भी ऑब्जर्व करी थी ना, कि प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। बाकी का फॉर्मूला एक बार बता दो तो क्या क्या था फॉर्मूला, पहले डेल TF के रिस्पेक्ट में बताना क्या था फॉर्मूला, M2 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या था, W2 KB 1000 अपॉन डेल TB W1, ऐसा था फॉर्मूला। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर M2 विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूला बताना, W2 KF इंटू 1000 अपॉन डेल TF W1, ऐसा कुछ था।
और RLVP वाला क्या फॉर्मूला था? RLVP का ही फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, RLVP इज इक्वल्स टू X2 था ना, यानी कि ये P0 माइनस PS अपॉन P0, इसको ही तो RLVP बोलते हैं, इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ऐसा कुछ था। N2 की जगह W2 बाय M2 और N1 की जगह W1 बाय M1, ऊपर जाएगा तो ये M1। समझ में आ रहा है? यहां से M2 को ऊपर लेके आओ, नीचे RLVP को ले आओ, तो फॉर्मूला क्या बन गया M2 का? W2 M1 अपॉन RLVP इंटू W1। क्लियर है? तो ये 4 फॉर्मूले हमारे डिराइव हो गए हैं आज। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हमारे डिराइव हो गए हैं चारों प्रॉपर्टी से M2 का फॉर्मूला। चौथा तो आप ही किए। ठीक है, हो गया यहां तक सबका? M2 नोट डाउन कर लिए। इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, देखो सॉल्व एग्जांपल। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन करके क्वेश्चन होगा, देखो जल्दी से। 2.11 है ना, एग्जांपल नंबर 2.11, पेज नंबर 56। चलो जल्दी आप लोग देखो, आप तीनों यहां ध्यान दो जल्दी ना। लास्ट क्लास में ऑस्मोसिस देखे थे ना, अभिनंदन एंड प्रियांशु। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डिराइव किए थे, उसके क्वेश्चंस किए थे, याद आ रहा है ना? रिवाइज करके आना भैया है ना हर क्लास में। पिछले क्लास का मैं रिकैप करता हूँ, तो ऐसा सिर्फ बैठे नहीं रहना कि क्या बोल रहे हैं सर, रिवाइज करके आना लास्ट क्लास का, ना? ओके, अभी हमने स्टार्ट किया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने ऑस्मोसिस को डिफाइन कराया था, बाकी लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप तीनों यहां ध्यान देना। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब सॉल्वेंट फ्लो करता है सॉल्यूशन की तरफ, यानी फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये हमने देखा था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय पाई, और ये प्रेशर हम सॉल्यूशन की तरफ लगाते हैं। याद है कि अगर मुझे आपको रूम के बाहर भेजना होगा तो मैं यहां से बाहर भेजूंगा, धक्का यहां से दूंगा। तो अगर मुझे सॉल्वेंट को यहां आने से रोकना है, सॉल्वेंट यहां जबरदस्ती आ रहा है ना, अपने आप आ रहा है, अगर मैं इसको रोकना चाहता हूं तो मैं पाई की मतलब सॉल्यूशन की तरफ से एक प्रेशर अप्लाई करूंगा, जिससे ये सॉल्वेंट यहां आना बंद हो जाए। जिस प्रेशर पे ये आना बंद हो जाएगा उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है कि अपन कहां अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर, कहां अप्लाई कर रहे हैं? सॉल्यूशन की तरफ। क्योंकि अगर आप यहां अप्लाई किए तो और सॉल्वेंट जल्दी जल्दी जाएगा, मुझे तो रोकना है ना उसको। तो इट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस, या उसको अगर मैं सेंटेंस में लिखूं तो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। मैं सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के अंदर आने से रोकना चाह रहा हूं, तो मैं प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ से लगाऊंगा। तो इट इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, राइट? ये वाला पार्ट देखो, मैं सॉल्यूशन की तरफ पाई लगाया, पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो आपका ऑस्मोसिस रुक गया। पर अगर मैं प्रेशर ज्यादा लगाया, इफ द प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उल्टा होगा। हाँ, सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है ना वो मूव करेगा, सॉल्यूशन पूरा मूव नहीं करेगा। सॉल्यूशन भी तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के ही बना है ना, तो उसमें जो भी सॉल्वेंट होगा ना वो अब वहां से मूव करके प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं इसको अपन? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जिसको अपन यूज करते हैं समंदर के पानी में से नमक को निकालने के लिए। ये मेरा सी वाटर है यानी सॉल्यूशन, ये मेरा प्योर पानी है यानी सॉल्वेंट। मैं सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगा रहा हूं और वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तो यहां का सॉल्वेंट यानी कि यहां का पानी मूव होके इधर आना चालू करेगा, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट हियर ओनली। क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करा सकती, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास कराएगी। क्लियर है? मैथमेटिकली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होती है मोलारिटी की डेफिनेशन। व्हाट इज मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वो ये है। एंड दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों को साथ में लिख दिए। प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज गैस कांस्टेंट आर,
तो आपका फॉर्मूला बन गया पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब उस C की जगह मैंने N2/V रखा, क्योंकि हम हर प्रॉपर्टी से M2 का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे, याद है? We have calculated formula of M2 from delta TB. We have calculated formula of M2 from delta TF. We have calculated the formula of M2 from RLVP. वैसे ही हम इसके लिए भी M2 का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए पहले मैंने N2/V लिखा, मोलैरिटी की जगह N2/V लिख सकते हैं, फिर N2 की जगह मैंने W2/M2 रखा, नंबर ऑफ मोल्स को मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो यहां से M2 का फॉर्मूला आ गया। अब इसी के बेसिस में क्वेश्चन नंबर 2.11 देख रहे हैं सभी सॉल्व एग्जांपल। जो लोग देख रहे थे उनको समझ में आया क्या हो रहा है उसमें? क्या हो रहा है उसमें? श्री समझा रहा मुझे हिंदी में, अनुवाद नहीं करना ना, समझाना क्या हो रहा है शॉर्ट में, कि सर इतना इतना था, इतना में हमने इतना डाला तो इतना हो गया, ऐसा बताओ मेरे को जल्दी से। टू 200 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये सॉल्यूट हो गया ना, प्रोटीन क्या हो गया? स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो? बुक है? दूं एक और बुक है? ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है 1.26 ग्राम, राइट? और आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मैं बताता हूं रिलेशन, ठीक है? आगे और क्या बोल रहा है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और पाई दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन का फॉर्मूला नहीं दिया है ना, प्रोटीन के फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? एकदम छोटा फॉर्मूला नहीं होता। प्रोटीन का जो मास आता है ना वो हजारों में आता है, क्योंकि प्रोटीन इज द पॉलीमर। प्रोटीन क्या है? एक तरह का पॉलीमर है जो छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के बना हुआ है, समझ रहे हो? तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत लार्ज भी होता है, तभी तो प्रोटीन हम ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना। हम खाना खाए, हमने दाल खाई, दाल में प्रोटीन था, बट वो प्रोटीन हम डाइजेस्ट, मतलब हमारा सेल अंदर नहीं ले सकता प्रोटीन को, क्योंकि वो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है। इसलिए तो प्रोटीन को हम क्या करते हैं? डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये सेल के अंदर घुस सके, वरना प्योर प्रोटीन सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना वहां भी, तो हमारे सेल की मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल है। इट विल नॉट अलाउ प्रोटीन टू गेट इनसाइड। तो हमारा पेट क्या करता है? उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। अंदर अलग अलग तरीके के वो है ना एंजाइम्स, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है ना, ये सब क्या करते हैं? उस प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये हमारे सेल के अंदर जाने के लिए रेडी रहता है। अमीनो एसिड तो एक लिक्विड है, वो चले जाएगा सेल के अंदर, बट प्रोटीन एक बड़ा सा सॉलिड है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये प्रोटीन हमने डाला पानी के अंदर, सॉल्यूशन बन गया आपका। एक्वा सॉल्यूशन बोला है ना, तो आपने पानी लिया, आपने उसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन डाल दिया। अब वो ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें इतना प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस रुक जाएगा। आप तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये मेरा वही कंटेनर है, वापस से यहां मेरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ प्योर वाटर था, और यहाँ पे वही प्रोटीन और पानी है। क्या है यहाँ पे? प्रोटीन प्लस वाटर, ठीक है? तो अपन प्रेशर कहां देंगे? इस तरफ। कितना प्रेशर दे रहा हूं मैं? 2.57 इंटू 10⁻³ बार का प्रेशर जब यहां लगाया ना, तो यहां से पानी यहां आना बंद कर दिया। ये तो मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर का। एम आई क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब पूछ रहा है कि ये जो प्रोटीन डला है ना, इसका मोलर मास कितना है। क्वेश्चन क्लियर है? M2 का फॉर्मूला भी डिराइव किए थे, क्या था? M2 इज इक्वल्स टू W2 RT अपॉन पाई इंटू V। क्या क्या हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में? R के अलावा, पर R भी तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। W2 हमको गिवन है क्वेश्चन में, R कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं अभी। टेम्परेचर T आपको केल्विन में दिया हुआ है, और पाई भी पता है, देखो बार में है ना। अपना जो R का वैल्यू 8.314 मैंने बताया ना, वहां पे वो जूल पर केल्विन पर मोल होता है, अपन 8.314 यूज नहीं कर सकते। हमको ऐसा पाई R का वो वैल्यू लेना है जो प्रेशर का मैचिंग हो, यूनिट बार के टर्म्स में हो। मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं क्या लेंगे। और V जो आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे करते हैं? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में, 1 मीटर क्यूब का मतलब
1000 लीटर होता है, 1 लीटर नहीं होता। 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है? 1000 लीटर। और 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे अपन सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट कर रहा है? डिवाइडेड बाय 1000 करके, तो कितना हो जाएगा? 0.2, ऐसा कुछ आएगा, 0.2 लीटर्स। क्लियर है? ठीक है, आर का वैल्यू लेना, आर का वैल्यू हो जाएगा 0.083 लीटर बार पर केल्विन। आर क्या होता है? 0.083 लीटर बार पर केल्विन। ठीक है, लीटर बार पर केल्विन, पर मोल भी है, सॉरी, पर केल्विन पर मोल। आप लोगों को समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं अपन? देखो ये यूनिट कहां से आ रही है मैं आपको बता दूं, ध्यान देना इधर। अपना क्या ना 11th में एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, जो आप लोग का स्किप हो गया था, बट उसमें एक लॉ होता है, इसको अपन कहते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है। कोई भी गैस अगर आइडियल है ना, तो वो इस लॉ को फॉलो करेगी। तो आप यहीं से देखो आर का यूनिट क्या होना चाहिए, ध्यान देना, पीवी बाय एनटी। हाँ या ना? पीवी बाय एनटी होना चाहिए ना, मतलब आर के यूनिट में प्रेशर का यूनिट भी होना चाहिए, है? आर के यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट भी होना चाहिए, है? और वो दोनों के ऊपर, मतलब -1 नहीं है ना, ये तो ऊपर ही है ना। और पर में क्या आ रहा है? पर मोल पर केल्विन। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो लीटर बार पर मोल पर केल्विन आपके आर का यूनिट है। एम आई क्लियर? यूनिट रटना नहीं है, ठीक है? ठीक है, चलो पुट कर दो वैल्यू, क्या आएगा देखो, M2 का वैल्यू क्या आ रहा है? 61,039 ग्राम। तो जो एक मॉलिक्यूल का ये मोलर मास है, मैंने बोला था ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, दिस इज द मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। एम आई क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब मेरे पास 4 फॉर्मूले हो गए हैं M2 निकालने के। सबको क्लियर है? अब जो इंटेक्स क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 57 में, ये अब बनना चाहिए आप लोगों से। ये बेस्ड ऑन दोस 4 फॉर्मूला है। एक बार बस क्वेश्चन देख लो चारों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लास्ट टॉपिक पे। देखा पेज नंबर 57 में 4 अनसॉल्व क्वेश्चन है, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12। पेज नंबर ऊपर नीचे हो सकता है वर्जन टू वर्जन में बुक के, पर ये आपके रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद दिया हुआ है। देखा सबको? क्वेश्चन नंबर 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, एवरीवन। पहला क्वेश्चन वो दिया ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, दिखा? अब ये चारों क्वेश्चन बनने चाहिए। पहला क्वेश्चन रिलेटिव लोवरिंग के ऊपर है, दूसरा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर पे है। बनेगा? चारों में फॉर्मूले यही यूज करने हैं। ये फॉर्मूला आपका बॉइलिंग पॉइंट वाले का था, ये फॉर्मूला फ्रीजिंग पॉइंट वाले का था, ये फॉर्मूला रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का था, और ये फॉर्मूला अभी अपन डिराइव किए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ये चारों क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन रीड करके कि क्या क्या क्वांटिटी गिवन है। 2 वाले सब्सक्रिप्ट अपन किसके लिए यूज कर रहे थे? सॉल्यूट के लिए, और 1 था आपका सॉल्वेंट के लिए। तो ये N2 का मतलब क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। W2 क्या है? इट इज द मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है? इट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर यही सब्सक्रिप्ट 1 हो जाएगी तो सब चीजें सॉल्वेंट की हो जाएगी। W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? ठीक है, तो ये चारों ट्राई करना, ये चारों बनने चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक हेडिंग डालना, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, ये 4 होमवर्क है ना, नेक्स्ट क्लास में होने चाहिए और अपने से होने चाहिए, इधर उधर टीप टाप के नहीं लाना है। चलो, एबनॉर्मल मोलर मास। हाँ, ठीक है,
एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? पागल? अच्छा, अरे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताते हैं ना, इनकरेक्ट। जो नॉर्मल नहीं है ना, उसको कहते हैं अपन एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब मैं अगर बोलूं कि ये जो चारों फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं ये एक्चुअली फॉर्मूले गलत हैं, तो आप क्या कहोगे? गाली दोगे? सर 3 दिन से क्या करा रहे हो, 3 दिन तक 4 फॉर्मूले डिराइव किए और अब बोलते कि चारों फॉर्मूले गलत हैं। तो ये गलत क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। एबनॉर्मैलिटी कब आती है? जब ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स अंदर जाके ना एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर मैंने सॉल्यूट डाला और ये अंदर जाके दो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए, मे बी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, चिपक गए, तो दिखने में अब वो एक ही मॉलिक्यूल दिखेगा ना? नहीं, मतलब मैंने इन दोनों को अंदर डाला था पर अंदर जाके ना ये दोनों चिपक गए, तो अब दिख तो एक ही रहे, तो जिसमें एक जान, है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब आपको ये मास गलत क्यों आएगा? क्योंकि हमारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे, है ना? आपने डाला था 10 मॉलिक्यूल पर वो चिपक चिपक के 5 हो गए, दो दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ना अब, तो 5 दिख रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन भी 5 के हिसाब से करेगा, मतलब वो मास गलत कैलकुलेट करेगा। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपने डाले 10 मॉलिक्यूल थे बट वो एसोसिएट होके 5 बन गए, तो अब दिख तो 5 ही रहे ना, तो कैलकुलेशन 5 के हिसाब से ही होगी, तो जो मास फॉर्मूला से आएगा वो गलत आएगा। एम आई क्लियर? वो एक्चुअली ज्यादा आएगा। आपके मोलार मास सॉल्यूट का कम था, बट क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिलके एक दिख रहे हैं तो मास भी डबल आएगा ना। वरना अब ये तो मैं अलग अलग दिख रहा है आप लोग को, वरना अगर ये दोनों सेम होते तो आप बोलते ना कि सर इसका मास 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा, पर दोनों जुड़ गए तो अब 120 नहीं आएगा। आया ना? अब तो आप इसको एक मॉलिक्यूल मान रहे हो ना, क्योंकि एसोसिएशन हो चुका है अंदर। तो एक्चुअली में मास जो अभी आप कैलकुलेट करोगे ना वो एक्चुअल मास से डबल आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मास आना। पर अगर डिसोसिएशन हुआ, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल आपने डाला, ये अंदर जाके 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, तो आपने डाला एक मॉलिक्यूल था पर अब ये 2 टूट गए। ऐसा कब होता है? जब अपन एसिड डालते हैं ना पानी में, तो एसिड अंदर जाके अपने 2 आयंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH या HCl, ये दोनों मेरे एसिड हैं। इनको जब पानी में मिलाया जाता है ना, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाते हैं। इसको कहते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। ये भी ब्रेक हो जाएगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव पे। तो आपने डाला था एक मॉलिक्यूल बट अंदर जाके वो 2 हो गए, आपने डाले 10 मॉलिक्यूल पर अंदर जाके वो 20 हो गए, तो अब कैलकुलेशन के हिसाब से तो वो 20 के हिसाब से आंसर आएगा, तो वो मॉलिक्यूल का मास आधा हो जाएगा। एक्चुअली में उसका मास डबल होना चाहिए था, पर जो कैलकुलेशन से जो मास आएगा ना वो एबनॉर्मल मास आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे फॉर्मूलेज में हमने कहीं पे भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन कंसिडर नहीं किया है। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम नहीं मान रहे थे कि अंदर जाके 2 मॉलिक्यूल एक भी बन सकते हैं, एक मॉलिक्यूल 2 भी बन सकता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण। तो उसके कारण ये फॉर्मूले से जो मास कैलकुलेशन होगी, जो मास आएगा वो एबनॉर्मल मास कहलाएगा। एम आई क्लियर? फिर उसको करेक्शन करेंगे अपन, ठीक है? करेक्शन कैसे करेंगे मैं बताता हूं। पहले डेफिनेशन लिखो मोलर ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। ध्यान से लिखना, जो लिख रहे हो ना समझ में आना चाहिए जो लिख रहे हैं। लिखो नीचे, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, when the molecular mass of a substance when the molecular mass of a substance, ये molecular mass मोलर मास एक ही है ना, मैं बार बार कभी molecular mass बोल रहा हूँ कभी मोलर मास बोल रहा हूँ, तो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है ना, एक ही है, ठीक है? बस दोनों की यूनिट अलग अलग होती है, वैल्यू तो सेम होती है, ठीक है? तो when the molecular mass of a substance determined by studying determined by studying any of the colligative properties comes out to be different comes out to be different comes out to be different than the theoretically expected value,
देन द थियोरिटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू। थियोरिटिकली मतलब जो हमको, अगर मुझे सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का नाम पता होगा, तो हम ऐड करके जो वैल्यू निकालते हैं वो थियोरिटिकली वैल्यू है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मेरा सॉल्यूट एसिटिक एसिड है, तो इसका मोलर मास निकाल सकते हो ना आप, सिंपली ऐड करके। इसका 12, इसका 3, इसका फिर 12, इन दोनों का मिला के 32 और इसका 1, कितना आएगा? 60। ये थियोरिटिकल वैल्यू है, ठीक है। और एक आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे इन चारों फॉर्मूले से किसी से भी, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी दिया हुआ है। अगर वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाला प्रॉपर्टी है तो हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और M2 कैलकुलेट करेंगे। और ये M2 और ये M2 बराबर अगर नहीं है तो आप बोलोगे कि ये एबनॉर्मल मास है। तो कैलकुलेट किए वो क्या है? एबनॉर्मल मास है। एम आई क्लियर? तो क्या लिखे? डिफरेंट देन द थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, कॉमा, द सब्सटेंस इज सेड टू शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। द सब्सटेंस इज सेड टू शो abnormal molecular mass. The substance is said to show abnormal molecular mass. ठीक है। और ये एबनॉर्मेलिटी किन किन केसेस में अराइज होती है तो नीचे लाइन में लिखना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आर ऑब्जर्व्ड, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आर ऑब्जर्व्ड, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, masses लिख लेना, masses are observed in any of the following cases, in any of the following cases, in any of the following cases. First लिखना, first, when the solution is non-ideal. पहला कंडीशन है when the solution is non-ideal. नॉन आइडियल का कंडीशन याद आप लोगों को हम क्या क्या लिखे थे? डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन आइडियल है ना, आइडियल में इक्वल टू जीरो होता है। किसने बोला था जीरो? अच्छा ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि 100 ml मैंने ए का लिया, 100 ml बी का लिया, मिक्स होने के बाद अगर 200 ml बनता है तो आइडियल है, पर अगर मिक्स करने के बाद 200 से कम, उसका वॉल्यूम 200 ml से कम हुआ या 200 ml से ज्यादा हुआ तो नॉन आइडियल है। कम वाले को क्या बोल रहे थे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, एंड ज्यादा वाले को नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो ये वॉल्यूम कम क्यों हुआ होगा? क्योंकि ए और बी का अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, एसोसिएशन। क्या हुआ होगा? दोनों को जोड़ने, मिलाने के बाद दोनों के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो गए होंगे, तभी तो वॉल्यूम कम हुआ ना। नहीं समझे क्या? क्या मतलब अगर मैं दो आदमी को खड़े कर दूं तो मतलब मान लो अक्षत इतनी जगह ले रहा है, मैं इतनी जगह ले रहा हूं, ठीक है। हम दोनों अगर गले मिल लिए तो जगह कम लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम दोनों को मिलने के बाद वॉल्यूम कम हो गया। नहीं, अगर दो लोग चिपक जाएंगे तो जगह कम नहीं लेंगे, और दो लोग ऐसे खड़े तो जगह ज्यादा लेंगे। तो अगर मैं चिपक जाता हूं इससे तो हमारी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो ये हो गया एसोसिएशन। क्या हुआ ये? ठीक है। और अब मैं अक्षत को पसंद नहीं करता हूँ, या चलो अक्षत मुझे पसंद नहीं करता, अक्षत बुरा मान जाएगा, सर आपसे ना स्मेल आ रही है मेरे को, आप नहा के आया करो, ठीक है। तो अक्षत दूर हो गया मेरे से, सर आप दूर रहो। तो ये क्या हुआ? डिसोसिएशन। पहले वो अलग था, मैं अलग था, तो हम दोनों कुछ वॉल्यूम ले रहे होंगे, पर मिलने के बाद ना डिसोसिएशन हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गई ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये दोनों ही केस नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सॉल्यूशंस जो है आपके एबनॉर्मल मास शो करेंगे, क्योंकि एसोसिएशन होने के बाद क्या हुआ पता है? मॉलिक्यूल कम हो गए, 10 मॉलिक्यूल इसके डाले, 10 मॉलिक्यूल इसके डाले, तो आपको लग रहा था कि सॉल्यूशन के अंदर 20 मॉलिक्यूल है, बट ये तो चिपक गए, दो दो मॉलिक्यूल मिलके चिपक गए, पेयरिंग हो गई, तो है एक्चुअली में 10 मॉलिक्यूल ही, पर आप 20 मान रहे हो। तो फॉर्मूले में जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण आ रहा है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो समझ ली 10 मॉलिक्यूल, उसको तो पता ही नहीं है अंदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है।
आप लोगों को समझ में आ गया ना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? हमने क्या कंसिडर नहीं किया है? हमने एसोसिएशन डिसोसिएशन कंसिडर नहीं किया है। और अभी तक जितने भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हम लिख रहे थे चारों, हम हर बार आइडियल 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 वर्ड यूज कर रहे थे। तो अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, तब आपका सॉल्यूशन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो करेगा। ठीक है, थर्ड सेकंड 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 कंडीशन, ये वाला कंडीशन क्लियर है सबको? व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिखना, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। थर्ड खुद से लिख लो, क्या आएगा? सॉल्वेंट कहां से आ गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट पे डिपेंड ही नहीं करती है, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो दूसरा क्या होगा? डिसोसिएट हो रहे होंगे। अब देखो क्या होता है ना, एसिड या बेस दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक एसिड वीक बेस। इनका डेफिनेशन क्या होता था? जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। आपने डाला 10 मॉलिक्यूल, आपको मिलेंगे 10 आयन इसके, 10 आयन इसके, मतलब 20 हो गए। आप अगर इसका 20 लोगे तो 20 ये हो गए, 20 ये हो गए। एक्चुअली में एसोसिएट, ये क्या हो रहा है? कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। बट वही अगर मैं एसिटिक एसिड लू ना, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। याद है अपन इक्विलिब्रियम इन्हीं का पढ़ते थे। कभी भी इक्विलिब्रियम में हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो उनके तो इक्विलिब्रियम आने का सवाल ही नहीं उठता। इक्विलिब्रियम कौन अचीव करता है? जो वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है, जिसमें रिवर्स रिएक्शन भी होता है। मतलब ये दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल भी बना रहे हैं, नॉट जस्ट डिसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन भी हो रहा है। राइट? तो इसमें तो आसान है बताना कि अगर मैंने 20 लिए तो 20 के 20 डिसोसिएट होंगे। बट यहां मुश्किल है बताना कि ये वीक है तो कितना वीक है। इसके अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल यहां लिए तो कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वीक एसिड है। इट इज पार्शियली डिसोसिएटेड। राइट? तो इसके लिए अपन एक फैक्टर लेते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ, ये हमें बताता है कि ये कितना परसेंट डिसोसिएट हुए हैं। अगर ये परसेंटेज 90% बोलता है कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन 90% होता है, जो कि होता नहीं है क्योंकि वो बहुत वीक एसिड है, तो इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं आपको, कि अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए ना, तो उसमें से 9 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, एक मॉलिक्यूल बच जाएगा। एम आई क्लियर? बट ये डिसोसिएशन बहुत कम होता है ना, ये परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं तो 5% भी अगर हो रहा है तो बहुत है। एम आई क्लियर? या 10% हो रहा है तो भी बहुत है। अगर 10% डिसोसिएशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि 10 में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट है, बाकी सारे के सारे 9 कैसे हैं? अनडिसोसिएटेड। मतलब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिसोसिएट हुआ है। तो अल्फा का मतलब क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कैसे निकालते हैं अपन? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे हैं, तो इसका अल्फा कितना आ गया? 0.1, यानी कि 10%। 10% डिसोसिएशन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन 100% होता है। तो अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए तो ऑब्वियसली वो 10 टूट के 20 बन जाएंगे। एम आई क्लियर? बट एसिडिक एसिड के केस में मुझे अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं आगे कुछ बता सकता हूं कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं। उसी पे तो डिपेंड करेगा ना मेरी एबनॉर्मेलिटी कितनी है। नहीं, आपने सोचा था कि मैंने 15 मॉलिक्यूल डाले, 15 में कितने डिसोसिएट हुए ये पता ही नहीं है मुझे, तो मैं वो एबनॉर्मेलिटी को कैसे कैलकुलेट करूंगा या उसको कैसे करेक्ट करूंगा? मुझे पता होना चाहिए ना कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, तब तो हम एक्चुअल मास बता पाएंगे ना एक मॉलिक्यूल का। एम आई क्लियर? क्योंकि देखो, अंदर मैंने 20 मॉलिक्यूल डाले थे, अगर 20 के 20 डिसोसिएट होकर 10 मॉलिक्यूल बन गए तो वो मेरे लिए आसान है, यानी कि 100% डिसोसिएशन हुआ है।
पर अगर सिर्फ 3 या 4 ही मॉलिक्यूल आपस में डिसोसिएट हुए हैं तो मुझे डिसोसिएशन परसेंटेज पता होना चाहिए, तभी मैं करेक्शन कर पाऊंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उसके लिए वॉन्टॉफ ने एक करेक्शन फैक्टर निकाला था जिसको बोलते हैं वॉन्टॉफ फैक्टर, डिनोटेड बाय आई। इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितना हो रहा है। तो नीचे लाइन में लिखना, टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, to calculate the extent of association or dissociation, Van't introduced a factor, Van't कैसे लिखेंगे, VAN apostrophe T, Van't HOSS, Van't introduced a factor, Van't introduced a factor I called Van't factor, called Van't factor, called Van't factor. Next time में लिखना, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of experimental value of colligative property, experimental value of colligative property, experimental value of the colligative property to the calculated value of colligative property. Experimental value of colligative property to the calculated value of colligative property. Experimental value of colligative property to the calculated value of colligative property. That is I is equals to experimental value तो abnormal है ना, क्योंकि आपने वो कंसिडर नहीं किया एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो ऊपर लिखना abnormal value of property, abnormal value of property divided by normal value of property. एबनॉर्मल की जगह आप ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकते हो, और नॉर्मल की जगह कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेशन के समय हम आई भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे हर फॉर्मूले में, याद है? हर फॉर्मूले में M2 के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी थी, नीचे डिनोमिनेटर में, याद दिलाऊं? देखो M2 ऊपर है, प्रॉपर्टी नीचे है, M2 ऊपर है, प्रॉपर्टी नीचे, M2 ऊपर, प्रॉपर्टी नीचे, M2 ऊपर, प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में। समझ रहे हैं? मतलब इनवर्स रिलेशन है। तो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा आई का इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, तो वो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। नीचे लिखना, want of factor can also be written in the form of, या in want of factor can also be written in terms of, want of factor can also be written in terms of molar mass of solute, molar mass of solute, that is I is equals to, प्रॉपर्टी नॉर्मल वाली नीचे है तो मोलर मास नॉर्मल वाला ऊपर होगा, उल्टा जस्ट नॉर्मल मोलर मास, जिसको अपन कैलकुलेटेड मोलर मास भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल यानी कि एक्सपेरिमेंटल, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, सारे फॉर्मूले को करेक्ट करते हैं। अपन ने जो चारों फॉर्मूला डिराइव किए ना, उन चारों में करेक्शन फैक्टर डालता हूं मैं, ध्यान देना। सबसे पहला फॉर्मूला अपन ने आरएलबीपी का लिया था, आरएलबीपी इज इक्वल्स टू x2 था ना, या आरएलबीपी ना लिख के पी नॉट माइनस पी वो लिख लेते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2 था ना। अब वहां पे आई मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टी की भी करेक्ट वैल्यू निकल जाएगी।
अभी एसोसिएशन डिसोसिएशन कंसिडर नहीं किए थे तो प्रॉपर्टी की भी वैल्यू गलत आएगी फॉर्मूले से, और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू गलत है तो मोलर मास भी गलत आएगा, दोनों अब नॉर्मल आएगा। तो उसको नॉर्मल करने के लिए ये बॉन्ट ऑफ फैक्टर हम हर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में लिखना द करेक्टेड या मॉडिफाइड एक्सप्रेशन फॉर प्रॉपर्टीज आर, modified expressions for properties are, modified expressions for properties are, पहला प्रॉपर्टी ये लिए थे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई एक्स टू। सेकेंड प्रॉपर्टी डेल टीबी का था ना, डेल टीबी इज इक्वल्स टू क्या था, के एफ इंटू सॉरी के बी इंटू एम था, तो यहां पे आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थी, डेल टी एफ आई के एफ एम। और लास्ट प्रॉपर्टी पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी था ना, तो सामने आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे चारों मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है। बस अब आई कैलकुलेशन देखते हैं, अपन एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को और क्लियर होगा ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, अपन मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, पहले वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन भी लिख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। डन टिल हियर? चलो हिंट डालना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएट वेयर एज सम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, है ना, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, या तो दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक के एसोसिएशन करेंगे या तो एक मॉलिक्यूल दो पार्ट में ब्रेक होकर डिसोसिएट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन, इसको ब्रैकेट में अल्फा लिखना, इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। डेफिनेशन लिखना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अल्फा इज डिफाइंड एज द, अल्फा इज डिफाइंड एज द, अल्फा इज डिफाइंड एज द fraction of the total substance, alpha is defined as the fraction of the total substance that undergoes dissociation, oblique association, नीचे लाइन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितना मोल लिए थे उसमें से कितना डिसोसिएट या एसोसिएट, इसी को तो फ्रैक्शन बोलेंगे ना, मतलब इसका आंसर 1 से कम आएगा, क्या बोलते हैं, 100 इंटू करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा आंसर, आया ना। ये वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती क्या, ऐसा तो ना कि 20 मॉलिक्यूल लिए और 40 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, कैसे हो सकता है, आपने 20 लिए तो या तो कंप्लीट 20 के 20 एसोसिएट होंगे, तो 20/20 आएगा आंसर 1। अगर आप बोलते कि सर उसमें से ना 20 में सिर्फ 10 ही एसोसिएट हुए, 10 इंडिपेंडेंट है और जो बचे 10 थे ना वो 10 मिलके 5 बन गए, मतलब एसोसिएशन कितने लोग का हुआ, 10 लोग का, तो 10/20 करेंगे यानी कि 50% एसोसिएशन, 0.5, 10/20 क्या आएगा 0.5। तो इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अगर कहीं दिख रहा है 1 से बड़ा मतलब वो परसेंटेज में लिखा है। एम आई क्लियर, आप लोग समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, अगर 20 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो 10/20 यानी कि 0.5, 50% एसोसिएशन। एम आई क्लियर, है ना। अब वो 10 मॉलिक्यूल कैसे एसोसिएट हो रहे हैं वो अभी अपन को नहीं पता, हो सकता है वो डाइमर बना रहे होंगे, डाइमर मतलब दो मिलके एक बन गए, उसको डाइमर बोलते हैं। एम आई क्लियर,
ठीक है, ओके। तो यही आपका फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एसोसिएशन के लिए भी और डिसोसिएशन के लिए, क्योंकि एक बार में कोई एक ही प्रोसेस होगा, पर दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। अल्फा का मतलब एक ही है, कितना एसोसिएशन हुआ है, कितना डिसोसिएशन हुआ है, वो हमको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस में आई का एक फॉर्मूला और निकालना, लिखना नीचे, आई इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आई इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, लिखना नीचे, आई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्टली, आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, न्यूमरेटर लिख रहा हूं ना अभी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर है ना? ये वाला फॉर्मूला और मोलार मास वाला फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो आपके सॉल्व एग्जांपल में एक क्वेश्चन होगा 2 ग्राम बेंजोइक एसिड वाला। कौन सा क्वेश्चन है? सॉल्व एग्जांपल 2.12, जस्ट अगला क्वेश्चन 2.12। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं, मेरे साथ यहां पे फॉलो करना, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्या क्या दिया है मुझे बताते चलना, ठीक है? 2 ग्राम बेंजोइक एसिड लिए और किसमें मिला दिए उसको? 25 ग्राम बेंजीन में। ये पढ़ के क्या क्या समझ में आया, जल्दी बताओ। बेंजोइक एसिड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट बेंजोइक एसिड है। W1 W2 क्या है? अच्छे सोच लो, W1 क्या है? सब एग्री करते हैं? कोई ऐसा जो बोल रहा नहीं सर 2 ग्राम W1 है। 1 इज फॉर सॉल्वेंट, 2 इज फॉर सोल्यूट, ठीक है? तो सोल्यूट कितना डाला हमने? 2 ग्राम, ठीक है, ओके। ये आपका बेंजोइक एसिड है और ये आपका बेंजीन है। चलो आगे आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा करने के बाद इट शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। ये क्या दिया हुआ है? हाँ, एफ नहीं है भैया, ऐसा थोड़ा बोला कि मोलाल एलिवेशन, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, डेल टी एफ है, इतने से कम हुआ है तो क्या है ये? डेल टी एफ। तो डेल टी एफ दिया हुआ है आपको, कितना है? 1.62 केल्विन। एवरीवन फॉलो कर रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट आगे। केएफ दिया हुआ है 4.9 केल्विन केजी पर मोल, ये इसका यूनिट होता है, अपन देखे थे ना। ठीक है, आगे। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन? देखो, दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट करते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होगा देखना है यहाँ पे। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता है किसी को? C6H5COOH। एक्चुअली ये होता है ना बेंजीन, दिस इज बेंजीन C6H6। इसका एक हाइड्रोजन हटा तो C6H5 बचा और उसकी जगह क्या लग गया? क्लियर है? अब क्या होता है, C6H5COOH, ये एक मॉलिक्यूल हुआ। फिर दूसरा मॉलिक्यूल यहां बनाना, ध्यान देना, C6H5COOH, ये बनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहे हो कैसे वो डाइमर बन रहा है, एसोसिएशन कैसे हो रहा है? आपने डाला था अलग अलग ही, पर अंदर जाने के बाद ना दो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे डाइमर बना लिए, बिकॉज उन दोनों के बीच में क्या बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी बनती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे ये O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव होगा, H पार्शियल पॉजिटिव होगा। वैसे ही ये O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना। तो इसी को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अंदर जाके बेंजोइक एसिड के साथ ये हो रहा है, ये हमें पता नहीं था। दिखेगा थोड़ी ना, एक मॉलिक्यूल दिखता है क्या कभी? एक दाना मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं है, समझ रहे?
एक बूंद पानी का मतलब एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, उस बूंद में करोड़ों मॉलिक्यूल है। नहीं, ये पढ़ते थे 11th में कि एक बूंद पानी का 1 ग्राम का है, बताओ उसमें कितने मॉलिक्यूल है पानी के। तो अपन कैलकुलेट करते हैं ना कि 18 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, उतना डिवाइड बाय 18, इतने मॉलिक्यूल होते हैं 1 ग्राम में। कैन नॉट इमेजिन द नंबर जो आएगा, ठीक है, करोड़ों से भी बहुत ज्यादा नंबर होता है वो। अभी तो एक मॉलिक्यूल हमें दिखता नहीं है, तो ऐसे थोड़ा दिख जाएगा कि ऐसे डाले तो ऐसे जुड़ता हुआ दिखेगा, वो तो अपन को एक्सपेरिमेंटल माइक्रोस्कोपिक स्टडी, एक्सरे स्टडी से पता चलता है ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है और व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड। ऐसा नहीं लिखा है कि वो 100% एसोसिएट हो रहे हैं, हो सकता है आपने 20 मॉलिक्यूल डालेंगे उसमें से 5-6 ही ऐसे बन रहे होंगे, बाकी वो अकेले अकेले ही है, नहीं मिल पा रहा होगा ना। ये बेंजोइक एसिड यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ये दोनों एक दूसरे को मिली जो मतलब ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, अब ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे एसोसिएट होंगे। 4-5 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को ढूंढ लिए होंगे तो वो एसोसिएट हो गए होंगे, बाकी नहीं ढूंढ पा रहे होंगे एक दूसरे को। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। तो निकालना क्या है, अल्फा, क्या निकालना है, वही है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज एसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन सॉरी, ठीक है। इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन, ये बोल दिया है, क्या बना रहे हैं इन दोनों, डाइमर बना रहे हैं, तभी तो मैंने 2 ही मॉलिक्यूल लिए ना, ट्राइमर बनाते तो अपन 3 लेते, जोड़ते जैसे तैसे भी, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, देखो अल्फा निकालने से पहले ना आप लोग पहले जो प्रॉपर्टी दी हुई है ना, इससे मोलर मास निकालो, वो एबनॉर्मल आएगा, क्या आएगा, एबनॉर्मल। फॉर्मूला क्या है डेल टी एफ वाला, M2 का फॉर्मूला, M2 इज इक्वल्स टू क्या है, KF W2000 अपॉन, हाँ डेल टी एफ इंटू W1, लगाओ फॉर्मूला, इससे वैल्यू निकालो पहले M2 का, जल्दी निकालो, जल्दी फटाफट। KF कितना दिया है 4.9 इंटू W2 कितना दिया है 2 ग्राम, 1000 डिवाइडेड बाय डेल टी एफ कितना दिया हुआ है 1.62 इंटू W1 कितना है 25, ठीक है। कैलकुलेशन इजी है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखो ये 2 और ये 2, ये थोड़ा 1.62 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 0.81, ठीक है। ये 25 को भी थोड़ा सा ब्रेक करो ना, ये 1 टाइम में जाएगा, ये 40 टाइम्स में चला जाएगा, थोड़ा सा इजी हो रहा है कैलकुलेशन। देखो एक बार और मल्टीप्लाई करो 49 इंटू 4, 49 4 का कितना हो जाएगा 36, उसका 6 बचा यहाँ पे 3, 196 है ना, और एक पॉइंट लगाना है और 0 भी लगाना है, तो 19.6 होगा, क्या बोलते हैं। 49 इंटू 4 196 होता है, 40 है तो 1960 हो जाएगा, और एक पॉइंट लगाएंगे तो नहीं 196 होगा, सॉरी 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 196 होगा, ठीक है, एक पॉइंट है ना। ऊपर का सॉल्व हो गया पूरा, डिवाइडेड बाय 0.81 है तो उसको 81 लिख लो, 2 0 ऊपर बैठा दो, ठीक है। अब बस इतने को डिवाइड करना है, ठीक है। कितना होगा ये 19600 डिवाइडेड बाय 81, 2 टाइम्स में जाएगा, क्या बोलते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, कितना आएगा 6 माइनस 2 इज 4, 9 माइनस 6 इज 3, एक जीरो ले आओ नीचे, 34 340, 4 टाइम्स में जाएगा, पार तो नहीं होगा, 4 टाइम्स में, ठीक है। कितना आ रहा है 4 एंड 32, ठीक है, बराबर 16 आया, एक जीरो और नीचे ले आओ, 160, 1 टाइम में जाएगा ना, क्योंकि पार हो जाएगा, 162 होता है ना डबल करोगे तो, 1 टाइम में 81, कितना बचेगा 79, 79 ही बचेगा ना, हाँ ठीक है। पॉइंट लगा के एक और जीरो ले आओ, 790, 9 टाइम्स में, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली 242 लिख दो, बुक में यही लिया है क्या, देखो अप्रोक्स करके, एक्यूरेट लिया क्या, चलेगा चलेगा, 242 ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्लियर है क्या सबको। अब कोई बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालो तो जल्दी से, रफ में कितना आ रहा है। ये जो मास निकला ये अब नॉर्मल है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। कोई निकाल रहा है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, मास, अरे हाँ या ना, C6H5COOH,
72 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12, 32 एंड 1, कितना आएगा ऐड करने पे? वन 122 की 121? 122 आ रहा है, चलेगा। सबका आ रहा है ये 122 आ रहा है ये है नॉर्मल मोलर मास, समझ रहे हो आप लोग? बट अंदर जाके क्या हो गया, ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट डबल हुआ ना, मतलब बहुत ज्यादा एसोसिएशन हुआ है, तभी तो डबल हो गया ना मोलर मास। क्या बोलते हो, जल्दी बताओ। इसको ऐसे समझो कि 50-50 किलो के 4 आदमी थे, ठीक है, वो 4 अंदर गए, तो आपको पहले वो जब अगर वो अलग अलग है तो आप उसको 50-50 ही मानोगे ना कि हाँ ये 50 किलो का, ये 50 किलो का, ये 50 किलो का, ये 50 किलो का। पर अंदर जाके क्या हुआ ना, ये चारों मिलके एक, मतलब दो दो मिलके एक आदमी बन गए। तो अब आपको वो एक क्या लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल 100 केजी का है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां यही हुआ है, बेंजोइक एसिड का एक मॉलिक्यूल अंदर गया था, वो दूसरे के साथ जाके मिक्स हो गया, अब ये दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तभी तो आपको इनका मास डबल दिख रहा है ना, ये वाला मास। नहीं, एसोसिएशन से मास बढ़ गया, बढ़ेगा ही ना ऑब्वियसली। यस, आ रहा है समझ में? कितना समझ में आ रहा है, कितना परसेंट? हाँ, 60-70% समझ में आ रहा है, बाकी लोग को आ रहा है समझ में? पक्का है ना? तो यहाँ यही हो रहा है, तभी देखो मास ऑलमोस्ट डबल आ रहा है कैलकुलेशन वाला, ऑब्जर्व्ड वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे एसोसिएशन कंसिडर किया ही नहीं था अभी तक। और जब हमने बेंजोइक एसिड का फॉर्मूले से मास निकाला तो ये करेक्टेड फॉर्मूला है, करेक्टेड मास है, और ये एबनॉर्मल मास है। समझ में आ रहा है आपको? एबनॉर्मेलिटी अब समझ में आई क्यों हो रही है? अब इससे अपन आई निकाल सकते हैं क्या? क्या था फॉर्मूला आई का? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, 122 अपॉन 242। कितना आ रहा है देखो वैल्यू, 0.5 कुछ आएगा, कितना आएगा? 0.504, ये आई का वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब काफी सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, पूरे नहीं हुए, वरना ये आपका एग्जैक्ट डबल आता ना, ये एग्जैक्ट डबल नहीं आ रहा है। ये 122 है, ये 241.9 था जिसको अपन अप्रॉक्स 242 ले लिए। एग्जैक्ट अगर 100% एसोसिएशन होता ना तो ये 244 आता। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी भी अनएसोसिएटेड है, एसोसिएशन नहीं किए हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो चलो अब अपन निकालते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। नीचे लाइन में लिखना, आई निकाल लिए ना, ठीक है, नीचे लाइन में लिखो, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, if alpha is the degree of association, if alpha is the degree of association of benzoic acid, of benzoic acid, then we have then we have then we have then we have C6H5COOH मिलके C6H5COOH का ट्वाइस हो रहे हैं। आया ना, डाइमर बन रहा है ना? इसको देखो एक बार, अगर मैं दो मॉलिक्यूल डालता हूं तो वो दो मॉलिक्यूल मिलके एक बन रहे हैं, बट ऐसा सबके साथ तो नहीं हो रहा है ना, 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट हो रहा है एसोसिएशन, उसके लिए ध्यान देना। मान लेते हैं एक्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, एक्स मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, और मैंने लिए हैं फॉर एग्जांपल, या मोल, मोल के टर्म्स में बात करते हैं, अगर मैंने 1 मोल लिया है और अभी रिएक्शन चालू नहीं हुआ है तो एसोसिएशन अभी मैं 0 दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं एक्स मोल, 1 मोल में से एक्स मोल एसोसिएट हो गए, तो अल्फा की वैल्यू क्या बोलूंगा मैं, x/1 बोलूंगा। अल्फा का फॉर्मूला याद है, ऊपर क्या लिख रहे थे अपन, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, नहीं आई का फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं, अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। टेकन कितना है, 1 मोल, उसमें से मैं मान कितना रहा हूं, कितना एसोसिएट हो रहे हैं, एक्स मोल्स, हो सकता है ऐसा कुछ आएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, अल्फा, इतने मोल डिसोसिएट, सॉरी एसोसिएट हुए। यहां तक क्लियर है सबको? अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हो, एसोसिएट हो रहे हैं, तो बनेंगे कितने,
जैसे इसके दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो कितना मॉलिक्यूल बना, एक बनाना। तो अगर अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो कितना बनेगा, ये अल्फा बाय 2 बनेगा। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो 50 बनेंगे ना, क्योंकि डाइमर बना रहा है। तो अगर इसके अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं तो ये कितने बनेंगे, अल्फा बाय 2। और ये बचेंगे कितने, 1 माइनस अल्फा। देखो ये इस टाइप का इक्विलिब्रियम में करते थे अपन कैलकुलेशन पार्ट, फिर से समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना। पहले मैं क्या मान लिया कि मान लो एक्स मोल एसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि पता तो नहीं है ना कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं पता होता तो अपन डायरेक्टली अल्फा निकाल लेते फॉर्मूले से, नहीं पता है तो मैं मान लेता हूं चलो एक्स मोल एसोसिएट हो रहे हैं, और मान लेते हैं कि मैंने 1 मोल लिया है, उसमें से एक्स मोल एसोसिएट हो रहे हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स बाय 1। तो अल्फा की वैल्यू एक्स आई, अल्फा की वैल्यू क्या आई, एक्स आई। अब एसोसिएशन होने के बाद ये कितने बचेंगे, 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस अल्फा, क्योंकि एक्स मोल तो एसोसिएट हो गए, तो बचे कितने, 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस अल्फा। और बने कितने, अल्फा बाय 2। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि अल्फा मॉलिक्यूल, अल्फा मोल या एक्स मोल एसोसिएट हुआ है तो बनेगा तो एक्स बाय 2 ना, क्योंकि अगर 4 बंदे मिल रहे हैं आपस में तो 2 ही बंदे दिखेंगे ना, जस्ट हाफ कर रहे हैं अपन, डाइमर है, क्योंकि क्या है वो, डाइमर। अगर 10 मॉलिक्यूल आपस में डाइमर बना रहे हैं तो 5 ही मॉलिक्यूल बनेंगे, अगर 20 मॉलिक्यूल बना रहे होंगे तो 10 ही बनेंगे। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये समझ में आया क्या, किसी को इसमें अगर डाउट आ रहा है तो अभी तुरंत पूछो मुझसे कि सर ये 1 माइनस अल्फा क्यों हुआ। आपने 1 मोल लिया था, उसमें से अल्फा मोल एसोसिएट हो गया, तो बचा कितना मोल जो अनएसोसिएटेड है, 1 माइनस अल्फा। और बनेगा कितना, अल्फा बाय 2। क्यों अल्फा बाय 2, क्योंकि अल्फा मोल एसोसिएट हुए हैं तो बनेंगे अल्फा बाय 2, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट होंगे तो 50 बनेंगे, दिखेंगे 50। अभी क्लियर है सबको, आयुष पक्का ना, ठीक है। अब यहां से आई कैलकुलेट करेंगे। अब आई का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। वहां दोनों लिखे हैं ना अपन, ऑब्लिक ऑब्लिक मार के, बट यहां तो एसोसिएशन ही लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, राइट। आफ्टर एसोसिएशन कितने बचेंगे, ऐड कर दो दोनों को, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यही तो है आफ्टर एसोसिएशन। और बिफोर एसोसिएशन 1, 1 प्लस 0 इज 1। समझ रहे हैं, ये आई का वैल्यू है जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कितना कर चुके हैं, एक फॉर्मूले से निकाले और दूसरे फॉर्मूले से इक्वेट करके अल्फा निकाल लेंगे। आई के 2 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में अपन। पहला आई अपन किससे निकाले, मोलर मास वाले फॉर्मूले से, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, उससे आई का वैल्यू आया। और फिर दूसरा आई का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में तो अल्फा ही निकालना है ना, तो यहां से अल्फा आ जाएगा। ये कितना होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा ही तो अल्फा बाय 2 होगा ना, 1 माइनस अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा बाय 2 यही होगा। अरे माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 नहीं होगा, -1 प्लस हाफ इज माइनस हाफ ना, ठीक है ना। ये इज इक्वल्स टू 0.504। इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके आओ, 1 माइनस 0.504 इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। इसको माइनस करोगे 0.49 कुछ आएगा, अल्फा कितना आया 0.992, यानी कि 99.2% मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए। वो एक पता है कौन सा बच रहा होगा, अगर आपने ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो एक तो बेचारा बचेगा ही ना। आपने रूम के अंदर 5 लोग घुसा दिया तो दो दो जो अच्छे दोस्त होंगे वो तो आपस में गले मिल लेंगे, एक बेचारा रह जाएगा। वो वही बेचारे के कारण परसेंटेज एसोसिएशन कम दिख रहा है आपको, वरना 100% एसोसिएशन हो सकता था इसका। समझ में आ रहा है पक्का, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन एसोसिएशन वाला हुआ, एक क्वेश्चन अपन डिसोसिएशन का देखेंगे। हो गया क्या टाइम, अरे ज्यादा हो गया, ठीक है। ये वाला नोट कर लो, एक क्वेश्चन डिसोसिएशन का आपकी बुक में है, अगला एग्जांपल 2.13, उसको आप लोग एक बार देख के आना, वरना अपन यहां करेंगे। वहां पे ना इतना तो काम करना है, वहां पे आपको के निकालने भी बोला है। के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट।
इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, मैं बता दूंगा निकालना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, पक्का एकदम 100%। अगर 1% या 0.1% भी डाउट आ रहा है ना तो पूछ लो अभी, क्योंकि इसके क्वेश्चन फिर बाद में बनते नहीं है, वरना आपको लगेगा सर ये नहीं बन रहा मेरे से क्वेश्चन। इसके ऐसे कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में है, मैं आप लोग को मार्क करके भेजता हूँ, आप लोग ट्राई करना। मतलब मैंने 4 क्वेश्चन तो इंटेक्स से दे दिए हैं, चारों प्रॉपर्टी के ऊपर, और कुछ एक्सरसाइज से मैं भी आपको भेजता हूँ टिक करके, या क्वेश्चन नंबर बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में परसों आने से पहले ना ये सारे क्वेश्चन बना के आओगे। तो परसों की एक क्लास और लेंगे इस चैप्टर के लिए, और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। वो एक डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन देखेंगे और सारे होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच जाएंगे ना उनको अपन उस दिन करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।